अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे हम 18th अमेंडमेंट पे, जो कि 8 अप्रैल 2010 को हमारी नेशनल असम्बली ने जिसको पास किया था। अगर इस अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंडमेंट जो है हमारे कंट्री में, हमारी स्टेट में एक बिग चेंज लेकर आए। और वो चेंज क्या था कि जो हमारे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, हमें इस सिस्टम से निकाल कर हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लेके आए। बात करें कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये कैसे लेकर आए, तो जो आर्टिकल 90 है, इस आर्टिकल को अमेंड किया जाता है। आर्टिकल 90 था क्या? आर्टिकल 90 के अकॉर्डिंग जो हमारे सदर साहब हैं, तमाम जो एग्जेक्टिव पावर है, यानी कि जो सुप्रीम पावर थी वो हमारे सदर थे। लेकिन इस आर्टिकल को अमेंड करके ये कहा गया कि ये जितनी भी एग्जेक्टिव पावर होंगी वो हमारे सदर के पास नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। लाइक कि असम्बली का अगर सेशन बुलाना है तो उसका राइट भी हमारे पीएम को होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को होगा। इसके अलावा जितने भी बड़े ओहदों की तैनाती करनी है, लाइक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इलेक्शन कमीशन के चीफ़ की, और हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह की, अटॉर्नी जनरल्स की और एडिटर जनरल वगैरह की, ऐसी तमाम जितनी भी तैनाती हैं, ये जितने भी इख्तियारात हैं, कौमी मालियाती बिल वगैरह अगर कोई पास करना है, तो ये तमाम जो राइट्स हैं ये हमारे पीएम के पास होंगे, ना कि हमारे प्रेसिडेंट के पास। और इसके साथ साथ कैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ये अमेंडमेंट हमें लेके आती है। तो जो हमारा आर्टिकल 232 और 233 है, इसके मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक ये था कि एमरजेंसी जो मुल्क में लगाने का राइट है या इख्तियार है वो हमारे सदर के पास है। लेकिन इसको भी अमेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि जो एमरजेंसी अगर कंट्री में इम्पोज करनी है तो सदर साहब एक ही सूरत में मुल्क में एमरजेंसी लगा सकते हैं, और वो ये कि अगर असम्बली इस बात को अप्रूवल कर देती है कि आया कि मुल्क की सिचुएशन क्रिटिकल है तो आप एमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। एक सूरत ये है। और सेकंड वन जो थी वो ये कहा गया कि अगर हमारे पीएम एडवाइस करेंगे तो उनके एडवाइस पे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो सकती है, अदरवाइज़ प्रेसिडेंट जो मुल्क में एमरजेंसी है वो नहीं लगा सकते। थर्ड वन जो अगर हम बात करें 58(2)(b) क्लॉज की, 58(2)(b) की अगर हम बात करें तो इस क्लॉज के मुताबिक जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास ये राइट था कि वो असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि जो हमारे मुल्क के सदर हैं वो असम्बली को तहलील नहीं कर सकते जब तक कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको एडवाइस ना करें। सेकंड वन जो चेंज था जो हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है इस अमेंडमेंट के बाद, वो ये था कि इस अमेंडमेंट ने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि हमारे अदारे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया, ठीक है, उनको मजबूत किया। इससे पहले ऑल इन ऑल जो पावर थी वो सदर के पास थी, हर तरह के इख्तियारात जो थे वो सदर के पास थे। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे कंट्रोल किसके हाथ में थे? सदर के पास। लेकिन हमारी 18th अमेंडमेंट में कहा कि जो राइट जिस अदारे का है वो उसी को दिया जाएगा। मसलन ये जो हमारे ECP ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो चीफ़ हैं उसको अपॉइंट करने का एक तरीक़ाकार बताया गया कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनके इत्तफ़ाक़ राय से क्या करेंगे, वज़ीर आज़म एक नाम जो है वो स्पीकर को सेंड करेंगे, ठीक है। स्पीकर क्या करेंगे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें 50% जो लोग हैं वो अपोजिशन के होंगे और 50% जो है वो गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। और देन ये दोनों अपोजिशन और जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये मिलकर फ़ैसला करेंगे आया कि ये शख्स हमारा चीफ़ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वन अगर इंस्टीट्यूशंस में बात करें तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी, जजों की जो अपॉइंटमेंट थी, इसके लिए क्या किया गया, एक सुप्रीम जुडिशियल कमीशन बनाया गया, ठीक है। और उसमें टोटल 6 मेंबर होंगे। ये कहा गया कि उसमें टोटल 6 मेंबर होंगे, लाइक लॉ मिनिस्टर होंगे, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे
और इसी तरह एक एडिटर जनरल होंगे। ये टोटल 6 मेंबर का एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि हमारे जो हाई कोर्ट्स के और जितने भी जजेस हैं उनकी जो तैनाती हैं वो करेंगे। इससे मुराद ये कि पहले जितनी भी ऐसी तैनातियाँ थी, ऑल इन ऑल पावर जो थी वो हमारे सदर साहब थे, लेकिन यहाँ पे अदारों को भी क्या किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। इसी तरह जो एडिटर जनरल को अपॉइंट करना होता था वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाने लगा। नेक्स्ट वन, अगर आर्टिकल 10A की बात करें तो ये भी हमारे अमेंडमेंट में ये चीज़ भी प्रोवाइड की गई कि जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, यानी कि किसी भी शख्स को अगर किसी भी इल्ज़ाम में या किसी बात पे आपने गिरफ़्तार करना है तो आप उसको इन्फॉर्म किए बगैर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके हिरासत में नहीं ले सकते, उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और सेकंड वन चीज़ जो थी वो ये कि उस बंदे के पास पूरा राइट है कि वो यानी कि यही बात की कि उस बंदे के पास पूरा हक़ है, पूरा राइट है कि वो अपनी सफाई या अपने इस इल्ज़ाम में जो उस पर आयद किया गया है उसकी सफाई पेश कर सके, और उसके लिए उस पर्पज़ के लिए वो अपनी मर्ज़ी का किसी भी शख्स को चूज़ कर लेता है जो उसको डिफ़ेंड कर सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 6 के मुताबिक ये था कि कोई भी शख्स जो हमारे मुल्क में हमारे जो आइन है उसको एब्रोगेट करने की, उसको मनसूख करने की कोशिश करेगा या इसके एक भी लफ्ज़ में तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो उस शख्स को या तो सज़ा होगी यानी कि उम्र कैद होगी या उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। और इसी ही आर्टिकल में जो चेंज आया वो ये था 2A क्लॉज़ का कि कोई भी अदारा या कोई भी अदालत उस शख्स को डिफ़ेंड करने की कोशिश करेगी ना, अगर या उसके उस अमर को, उसके उस काम को कि जो उसने आइन के साथ किया, तो ऐसी अदालत या ऐसे अदारे की किसी भी बात को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर बात करें इस अमेंडमेंट की तो इसने डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। लाइक जो रेलवे का महकमा था वो हमारे मरकज़ के पास था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये हमारे सूबे को दे दिया गया। इसी तरह आर्कियोलॉजी का महकमा, क्लाइमेट चेंज का और मिनरल्स वगैरह का, ये जो बड़े बड़े महकमे थे ये भी हमारे सूबों को दे दिया, यानी कि हमारे सूबों को इस अमेंडमेंट ने स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की कोशिश की। बात करें अगर नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्टेड द NFC अवार्ड। NFC अवार्ड बेसिकली क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है जो ये फ़ैसला करता है कि मरकज़ के पास कितने शेयर्स होंगे और सूबों के पास कितने शेयर्स होंगे। लाइक जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कितना उसमें से हिस्सा सूबों का है और कितना मरकज़ का है। हमारे इस अमेंडमेंट के बाद NFC अवार्ड में ये कहा गया कि जो सूबों के पास शेयर्स होगा वो 57.5 और जबकि हमारे मरकज़ के पास 42.5 शेयर होगा। इसके साथ ही एक क्लॉज़ और शामिल कर ली गई कि जो पिछला NFC अवार्ड होगा अगले साल उससे भी ज़्यादा जो सूबों का है ना वो शेयर दिया जाएगा। इसी तरह हमारे जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल थी इसको मजबूत किया गया और कहा गया कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ज़राए हैं यानी कि सूबों का जितना उन पे हक़ है इसी तरह मरकज़ का भी उस पर उतना ही हक़ है। लेकिन अगर मरकज़ किसी भी सूबे का कोई प्रोजेक्ट या किसी ज़राए को इस्तेमाल करना चाहेगा तो लेकिन उससे पहले उसको सूबों की परमिशन लेनी होगी। 18 अमेंडमेंट ने जो हमारा सेनेट है उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। कैसे, जो हमारा आर्टिकल 91(4) है इसके मुताबिक जो हमारी कैबिनेट थी, हमारी काबीना थी, वो सिर्फ़ हमारी नेशनल असम्बली के सामने जवाबदेह थी। किसी भी इशू पे जो भी क्वेश्चन अराइज़ होते थे उस पे सिर्फ़ वो हमारी जो नेशनल असम्बली है उसके यहाँ जवाबदेह थी, उसके अलावा वो सेनेट को जवाबदेह नहीं थी। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जैसा कि मैंने कहा कि सेनेट को भी स्ट्रेंथन करने की ट्राई की गई। तो इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि कोई भी इशू है, कोई भी मामला है, कोई भी क्वेश्चन जो उभरता है उस पर सिर्फ़ जो हमारी कैबिनेट है वो असम्बली को जवाबदेह नहीं है, उसके साथ साथ वो सेनेट को भी जवाबदेह है। दूसरी बात ये, सेनेट को कैसे मजबूत करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब ये कहा गया कि सदर जब तक
ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता अगर सेनेट इन सेशन है, ठीक है, यानी कि हाउस में मौजूद है। तब तक जो हमारे सदर साहब है वो कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकते। अगर हम 18 अमेंडमेंट के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसके ड्रॉबैक में एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारा सेंटर है इससे वो पावरलेस हो गया, यानी कि मरकज़ के पास इख्तियारात कम हो गए हैं और हमारे सूबों को ज़्यादा मजबूत किया गया है। हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनका कहना ये है कि जो हमारा तालीम, जो एजुकेशन है और जो हमारा हेल्थ है, ये डिपार्टमेंट या ये सब्जेक्ट जो है वो हमारे मरकज़ के पास होना चाहिए था। इस अमेंडमेंट ने एक और अहम काम जो ये किया कि जो हमारी इलेक्शन से पहले केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे जो 224 आर्टिकल है उसमें एक क्लॉज ऐड कर दी गई A1, ठीक है। उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो इलेक्शन से पहले जो हमारी केयर टेकर यानी कि निगरान हुकूमत होगी वो होगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ जो रीनेमिंग प्रोविंसेस यानी कि सूबों को रीनेम किया गया, लाइक जो हमारा सूबा NWFP है उसका नाम रख दिया गया KPK। और इसके साथ साथ जो सिंध प्रोविंस है उसमें H को हटा दिया गया, SIND, इतने स्पेलिंग सिंध के रहने दिए गए। बलूचिस्तान में O की जगह U लगा दिया गया। इसी तरह जो हमारे थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टरशिप और जो हमारी CM शिप थी इस पे भी बैन हटा दिया गया। पहले तो ये था कि कोई शख्स तीसरी बार मतलब प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला नहीं बन सकता, लेकिन इस बैन को भी ख़त्म कर दिया गया कि कोई शख्स जितनी बार चाहे वो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।